तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। आयस्टर मशरूम उगाए, अधिक उत्पादन पाए। शहरी लोग अपने बेहतर स्वास्थ्य और प्रदूषण को ध्यान में रखकर घर पर ही पेड़ पौधे उगाते हैं। इनमें से कुछ लोग बागवानी के जरिए फूल, फल, सब्जी और सजावटी पौधे उगाकर दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं। इस बीच कुछ लोग सजावटी पौधे लगाकर घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ अच्छी आय भी कमा रहे हैं। घर की शोभा बढ़ाने में बोनसाई पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। अगर आपने भी बोनसाई पौधे लगा रखे हैं तो इसकी देख रेख किस तरह से करें, जिसके बारे में बता रही हैं 18 साल से बोनसाई पौधे तैयार करने वाली गृहिणी रेवा जैन। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मैं इस फील्ड में करीब 23 साल से हूँ और मेरे यहाँ कम से कम 500 प्लांट हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। काफ़ी वैरायटी है। मुझे वैरायटी में काम करना बहुत पसंद आता है। हर कोई फाइकस की वैरायटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जल्दी मरता नहीं है, हार्डी प्लांट रहता है, वो काफ़ी साल तक चलता है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हर पौधों पे काम करना चाहती हूँ। बोनसाई यानी वृक्षों का बौना रूप, जो शौक के तौर पर लोग अपने घरों पर गमलों में लगाते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है और आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाता है। लेकिन इस तरह के पौधों की विशेष देखरेख करनी पड़ती है। पौधे बोनसाई के जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें मिट्टी बहुत कम होती है, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। उसकी कुछ मिट्टी ऊपर से निकाल कर 5 भाग कोकोपीट ले लीजिए, 1 भाग मिट्टी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और बोनसाई के जितनी भी ऊपरी की परत है उनको थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर आप उस कोकोपीट की मिट्टी को उसमें डाल दें, तो उससे ठंडक पहुंचती है। दूसरा, आप चाहें तो उसमें आप कंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कंडे का इस्तेमाल करना मतलब वो भी आपको बहुत अच्छा ठंडक देगा और पूरे बोनसाई को कवर कर देगा। तीसरा, आप चाहें तो वो जो बोरी होती है
उसका इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। या फिर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मॉस, बहुत अच्छी मॉस लेकर, उसकी थिकनेस खूब अच्छी होनी चाहिए बोनसाई में, जो उसको पूरा कवर कर ले, जिससे कि पानी डालें तो वो मिट्टी भी ना बहे और वो उसको ठंडक पहुंचाते रहे धीरे धीरे। गर्मी के दिनों में आपको सुबह जो है पानी देने का समय जो होता है वो 10 बजे से पहले देना होना, और इवनिंग में जो है यानी शाम के टाइम आपको 6 बजे के बाद देना है। पूरे पौधों को नहलाएं, स्प्रे करें, तो उससे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ टुकड़े गर्मी के दिनों में धूप में आप आइस भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं मांगते हैं, जैसे जेड है, एडिनियम है। ये पौधे को आप धूप में भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं, उसको नेट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो जितने धूप में रहेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो सिर्फ मतलब छाया में रहना पसंद करती हैं, उनको आप अलग रखें, और जो थोड़ा सा धूप बर्दाश्त कर सकती हैं फाइकस की वैरायटी, उनको शेड में रखें, अलग शेड में रखें, जिससे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो छाया में रहते हैं उनमें ज़्यादा पानी देने से भी वो ख़राब होते हैं, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या फिर ठंड का हो या बारिश का हो, उनकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी और भी प्लांट हैं कुछ कुछ ऐसे, जैसे राइटिया है। गर्मी के दिनों में राइटिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो हमेशा उसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, वरना वो प्लांट मर जाता है। जैसे जेड और एडिनियम पानी ज़्यादा नहीं मांगता है, गर्मी के दिनों में भी अगर आपने जेड और एडिनियम में पानी 1 हफ्ता नहीं दिया तो भी वो जीता है और अच्छा सर्वाइव करता है। बाकी हम लोग जैसे बॉक्सवुड वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी डाला तो वो पौधा ख़राब होने लगता है। बॉक्सवुड की भी 3-4 वैरायटी होती हैं, तो उसके हिसाब से भी बॉक्सवुड बहुत डेलिकेट होता है, हमें उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोनसाई में जितनी रूट्स अच्छी हेल्दी होंगी वो पुराना प्लांट दिखता है। ऐसा नहीं कि आपके दुबले पतले हैं तो वो रूट्स नहीं दिख रही हैं तो वो बोनसाई है, ठीक है, वो मामे वगैरह में चलता है। जो 60 सेंटीमीटर के ऊपर का प्लांट होता है उसकी रूट्स को बहुत अच्छे ध्यान में रखना चाहिए और उनकी रूट्स को हमेशा फैला के रखना चाहिए, तो आपको एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट दिखे, मतलब एक पेड़ दिखेगा। इन पौधों में कुछ समस्याएं कई छोटी छोटी गलतियों के कारण आती हैं, इसलिए आप सभी इन बारीकियों को जानें और उसको ठीक ढंग से अपनाएं, नहीं तो आपका बेशकीमती पौधा खराब हो सकता है। वैसे तो देखिए, मॉस भी आपको हर जगह मिल जाएगी आजकल, कोकोपीट भी मिल जाएगा। मॉस जो है, आप देखे होंगे तालाब के पास में बहुत सारी काई निकलती है, उसी से मॉस तैयार होती है। कोकोपीट जो है वो नारियल का जो छिलका होता है उससे तैयार होती है, तो वो 5 किलो का केक बना के रखते हैं। उसका प्रोसेस क्या है कि एक टब में आप वो कोकोपीट को डाल दें और पानी डाल के छोड़ दें, तो वो क्या होता है, पूरा खिल जाता है, तो आपका 1 बोरी 2 बोरी आपका तैयार हो जाता है। और जब वो उसको धूप में सुखा दीजिए, धूप में सुखाने के बाद उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मिट्टी में कीड़े वगैरह जल्दी लग जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती हैं, मतलब छिलके वगैरह जो होते हैं, आप उसकी भी खाद बना सकते हैं अगर आपके घर में जगह है तो। फंगस भी बहुत जल्दी लगती है, जैसे हिबिस्कस में फंगस बहुत लगती है, उसमें आपका नीम के तेल का स्प्रे करना चाहिए। और नीम के तेल का स्प्रे करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि फंगस जल्दी नहीं लगता। आप बेबिस्टिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब कुछ पत्ते की ग्रोथ रुक जाती है जैसे गर्मी के दिनों में, तो आप क्या कर सकती हैं, नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली की जो खाद बनती है उसको छान के 1 लीटर पानी में 10 बूंद उसका खाद का डाल के पत्तों में स्प्रे करेंगी तो पत्ते अच्छे होंगे गर्मी के दिनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो खाद बहुत तेज होती है।
बोनसाई में प्रूनिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनुकूल वातावरण में पौधे का अनावश्यक विकास होने लगता है, जिसे सही आकार देने के लिए प्रूनिंग करना पड़ता है। और यही कार्य बहुत सावधानी से करना होता है और सही समय पर करना होता है। प्रूनिंग इसलिए करनी पड़ती है कि खूब झाड़ जैसे हो जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रूनिंग की, बहुत हार्श प्रूनिंग ना करें, जिससे पौधा खराब हो सकता है। बड़े पौधों को तो आप प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। छोटे प्लांट को हम लोग बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि छोटे पौधे जल्दी मरते हैं। गर्मी में पौधे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बड़ वगैरह को भी अगर ज़्यादा हार्श प्रूनिंग कर दें तो बड़ भी मर जाता है। पीपल है, बड़ है, ये सब भी खराब हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Plus Grove Viewers, India's और सबसे हल्का फेरी क्वीन शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी फेरी क्वीन को लेकर भारत में आई थी। 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने चालू हालत के भाप के इंजन के रूप में गिनीज रिकॉर्ड मिला था। ये ट्रेन पहले दिल्ली और अलवर के बीच फेरी क्वीन स्पेशल के नाम से चलती थी। इसके अलावा यहाँ सबसे भारी इंजन अंगद के साथ ही आजादी का प्रतीक बना भाप का इंजन आजाद और अकबर भी शामिल है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इन हेरिटेज इंजनों को देखना एक यादगार अनुभव होता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जमाने के लिए जी। ये लाइन हरियाणा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कुछ किसान भाई सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और ये एक ऐसी खेती है जिसे भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान आसानी से कर सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वे इनमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। कृषकों की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की खेती करें और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है या एक कवक है या फफूंद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पे पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाजार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम केवल ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लैविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा हमें अच्छा उत्पादन जो होगा
पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। तो भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए। उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन 2 दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूं का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जालीनुमन या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की होती है, उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो 1 मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वई है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वई या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीज आपका न पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानी यह रखनी है कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना था, जैसे खपरेल के घर हो सकते हैं या भूसे या पैरे के भी जो आप झोपड़ी बनाते हैं उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं, या आपके पास पक्के मकान हैं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके धुलाई करके तब आपको बैग जो है किसी भी अलमीरा बना सकते हैं आप, या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। पन्नी काटने के 4थे या 5वें दिनों के बाद जो है आपको मशरूम जो है बैग में चारों तरफ से फैला हुआ मिलेगा। आप उसको चाकू से तोड़ लीजिए, फिर से दोबारा उसमें आप पानी का छिड़काव कीजिए और आपको दोबारा आपको एक फ्लश और जो है मशरूम का मिलेगा। इस प्रकार से जो मशरूम का एक बैग का जो फसल चक्र होता है लगभग 35 से 50 दिनों का होता है और आपको एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 केजी मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वई का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी प्राप्त कर सकते। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। Channels
5th. राजेश डुडेजा पर सटीक बैठती है। लोगों की जान बचाने के लिए राजेश अब तक 115 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसी वजह से लोग अब इन्हें रक्तवीर के नाम से पुकारते हैं। राजेश और उनकी टीम किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 58 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इनकी टीम में 5000 के करीब सदस्य हैं, जिनमें से 2500 के करीब एक्टिव सदस्य हैं, जो ग्रुप में मैसेज आते ही रक्तदान के लिए पहुंच जाते हैं। राजेश या उनके साथी कभी दिन या रात नहीं देखते। ऐसा करते ये रक्तदान महादान की मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश के मुताबिक 1995 में जब बाढ़ आई थी तो दूर से आई एक गर्भवती महिला को रक्त की जरूरत थी। उस वक्त रक्तदान की मुहिम चला रहे अध्यापक प्यारे लाल सांगवान से प्रभावित होकर उस महिला के लिए रक्तदान किया। उसी दिन से राजेश ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ तापमान में गिरावट के साथ 26 और 27 जून को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 57% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिट्टी जांच से हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खारापन, अम्लीयता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच से हमें जैविक कार्बन और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा और फसल से पूरा उत्पादन लेने के लिए कितनी और खाद देने की जरूरत है, इसका पता चलता है। आने वाले दिनों में शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाई कपास में सिंचाई कार्य कर सकते हैं। बिजाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई पानी के साथ 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा देवें। पहली सिंचाई के बाद आवश्यकता से अधिक पौधों की छंटनी करके अमेरिकन कपास में पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर, बीटी कपास में 90 सेंटीमीटर और देसी कपास में 25 से 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद बत्तर आने पर किसान भाई कपास की निराई गुड़ाई कसिया या ट्रैक्टर की सहायता से अवश्य करें। धान की 25 से 30 दिनों की पौध रोपाई के लिए अच्छी रहती है। एक स्थान पर 2 पौधे अधिक लाभदायक हैं। पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धान की रोपाई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का पहला सप्ताह है। धान के लिए प्रति बीघा 5 टन गोबर की खाद, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस रोपाई के समय देवें। ग्वार की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। नहरी सिंचित क्षेत्र के लिए ग्वार में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। ग्वार के लिए 10 से 11 किलोग्राम यूरिया और 50 से 62.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति बीघा की दर से ड्रिल करें। बाजरा की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा की बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में
HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHB 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतया 4 किलोग्राम बाजरे का प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर बोएं और कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। मूंग की बुआई के लिए सिफारिश किस्में MH 421, IPM 2-3, सत्या K 851, MUM 2, गंगोत्री का प्रयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। SML 668 के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज दर प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है राजाखेड़ा जिला धौलपुर के कृषक गणेश राम ने। ये बैगन की फसल में छोटी पत्ती रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश राम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमिथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमिथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।